गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से प्रियंका पुरोहित। आज हम अपने डीएलएड एसएसटी की क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था, क्या डिस्कस किया था, मानचित्र, है ना, कि मानचित्र क्या है, मानचित्र की परिभाषा क्या है, मानचित्र का अर्थ क्या है, मानचित्र के 3 घटक पढ़े थे, मानचित्र के प्रकार पढ़े थे और मानचित्र की उपयोगिता पढ़े थे। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्लोब, है ना। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ग्लोब क्या है ना। तो अब ग्लोब जब हम किसी भी चीज़ को ग्लोब के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो उस ग्लोब के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं ना, ये सब कुछ हमें पढ़ना है। ठीक है, तो अब हमारा जो ग्लोब के अंदर टॉपिक है वो क्या है, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। ठीक है, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। तो इसके अंदर जो टॉपिक हमें कंप्लीट करने हैं वो है सबसे पहले पृथ्वी का आकार, देन अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, स्थानीय और मानक समय, भारतीय मानक समय, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ग्लोब पर कर्क रेखा, मकर रेखा एंड भूमध्य रेखा। ठीक है, ये सब कुछ हमें आज के वीडियो में लेना है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं पृथ्वी का आकार। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी का आकार कैसा होता है, तो जो पृथ्वी का आकार है, जो पृथ्वी के आकार की प्रकृति है वो कैसे होती है, चपटे दीर्घवृत्त की होती है। कैसे होती है, चपटे दीर्घवृत्त की होती है। पर क्या होता है, जो पृथ्वी का आकार है उस पर कुछ लंबवत लाइनें खिंची होती हैं और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइनें खिंची, मतलब कुछ लंबवत होती है और कुछ समांतर लाइनें खिंची होती हैं। और इन दोनों लाइनों के बीच का अंतर इतना कम होता है कि वो हमें किस रूप में दिखती है, गोलाकार आकार में दिखती है। कैसी दिखती है, गोलाकार। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो पृथ्वी का आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है। ठीक है, फिर अगर आपसे पूछा जाए ध्रुवों पर पृथ्वी कैसी होती है, तो जो ध्रुव होते हैं, मतलब जब पृथ्वी गोलाकार होती है तो जो ऊपर का बिंदु होता है, जो नीचे का बिंदु होता है, इन दोनों बिंदुओं पर जो पृथ्वी होती है वो कैसी होती है, चपटी होती है। कैसी होती है, चपटी होती है। अब क्या है, पृथ्वी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक मॉडल बनाया गया। क्या बनाया गया, मॉडल बनाया गया, जिससे हमने क्या बोला, ग्लोब। क्या बोला, ग्लोब। ग्लोब एक प्रकार का मॉडल है जिसके द्वारा हम पृथ्वी को या पृथ्वी के भागों को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या है, ग्लोब का जो आकार है वो क्या हो सकता है, कई प्रकार का हो सकता है ना, छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। अब जो बड़े आकार का ग्लोब होता है उसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते, पर जो छोटे आकार का ग्लोब है हम उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी सुविधा के हिसाब से, पोर्टेबिलिटी के हिसाब से उसको एक जगह से दूसरे जगह पे क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, है ना। आए आपको क्लियर हुआ ये टॉपिक। ठीक है, फिर क्या है, ग्लोब पर हम क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो ग्लोब पर हम क्या क्या करते हैं, महाद्वीप बताते हैं, महासागर बताते हैं, देशों की सीमा बताते हैं, देशों के बारे में बताते हैं, देशों का विस्तृत स्वरूप बताते हैं। ठीक है, तो ग्लोब पे हम ये क्या करते हैं, ये सब डिस्कस करते हैं। अब हमने पढ़ा कि पृथ्वी का आकार गोलाकार होता है, तो ग्लोब का आकार भी कैसा होगा, गोलाकार होगा। ठीक है, तो हमने ये गोलाकार एक ग्लोब बनाया है। अब इस पर हमें कुछ रेखाएं पढ़नी है, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, है ना, भूमध्य रेखाएं। अब क्या है, जो भी ग्लोब पर समांतर रेखाएं खींची जाती हैं, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, क्या खींची जाती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, वो रेखाएं क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, मतलब जो रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं उन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब एक जो टॉपिक वो है भूमध्य रेखा। क्या है, भूमध्य रेखा। अब ग्लोब पर जो हमारा ग्लोब है वो 360 डिग्री घूमता है ना, या ऐसा बोलेंगे पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। तो 0 डिग्री पर एक अक्षांश रेखा खींची जाती है, वो ग्लोब को 2 पार्ट में क्या करती है, डिवाइड करती है। क्या करती है, 2 भागों में बांटती है। तो जो 0 डिग्री रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं या फिर विषुवत रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं या फिर विषुवत रेखा बोलते हैं। अब जो भूमध्य रेखा की लंबाई है सबसे ज़्यादा होती है, जितनी भी अक्षांश रेखाएं होती है उनमें भूमध्य रेखा की जो लंबाई है वो सबसे ज़्यादा होती है। कितनी होती है, 40,076 किलोमीटर। ठीक है, फिर क्या है, बहुत सारी पैरेलल लाइन खींची जाती है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं ना। अब ये 2 पार्ट में होती है, उत्तरी गोलार्ध और
दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। फिर क्या है, देशांतर रेखा, एक बीच की देशांतर रेखा होती है, ऊपर भाग को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव, है ना। अब क्या है, सपोज मान लो हमें किसी जगह की दूरी मेजर करनी है, तो हम कैसे नापेंगे, दिल्ली से भोपाल तक की दूरी, भोपाल से ललितपुर तक की दूरी, तो हम एक बिंदु को संदर्भ मान के दूसरी जगह की क्या करते हैं, तुलना करते हैं। अगर हमारे पास एक संदर्भ बिंदु ही नहीं होगा तो क्या आप उस दूरी को मेजर करना सरल होगा, नहीं होगा। इसी तरह जो उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, वैसे तो ये चपटे होते हैं अपने आकार में, लेकिन इनके यहाँ पे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को एक बिंदु मान लिया गया। क्या मान लिया गया है, एक बिंदु मान। जब भी कोई चीज़ मेजर होती है तो वो इन्हीं ध्रुवों से क्या होती है, मेजर होती है। इसलिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को क्या बोलते हैं, आधारभूत संदर्भ बिंदु। क्या बोलते हैं, आधारभूत संदर्भ बिंदु, ठीक है। अब क्या है, भूमध्य रेखा पर क्या होता है, जिसे हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं, दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब साल में ऐसा कोई भी दिन नहीं होता है जब यहाँ पे दिन और रात के समय में क्या हो, अंतर हो। यहाँ हमेशा दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे भूमध्य रेखा में हम उत्तर की तरफ बढ़ते जाते हैं, मतलब अक्षांश रेखाओं में भूमध्य रेखा से हम ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या है, कम होती जाएगी, ठीक है। दक्षिण की ओर जाते जाएंगे तो भी लंबाई क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब क्या है, देशांतर रेखाएं। अब देशांतर रेखाएं क्या होती है, एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अक्षांश और देशांतर दोनों ही एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ठीक है। अब देशांतर रेखा में क्या होता है, जब हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आते हैं, चाहे वो हम दक्षिणी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाएं या उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाएं, ठीक है। जब भी हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं तो क्या होता है, देशांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। क्या होती है, बढ़ती जाती है। लेकिन जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो इनके बीच की दूरी, ध्रुवों से इनके बीच की दूरी क्या होती जाती है, कम होती जाती है, ठीक है। फिर क्या है, वैसे तो ये जो ऊपर है 90 डिग्री तक चलता है ना, जीरो, जैसे भूमध्य रेखा हमारी 0 डिग्री पे है, ऐसे ऊपर ही 90 डिग्री तक है और नीचे भी क्या है, 90 डिग्री तक है ना, सॉरी 180 डिग्री एंड 180। तो इसमें कुछ अपन ने डिसाइड किया है, जैसे ऊपर अगर हम उत्तरी गोलार्ध में देखें तो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे एक लाइन खींची गई है जिसे हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। इसी तरह 23.5 डिग्री दक्षिण में एक लाइन अक्षांश रेखा है जिसे हमने क्या नाम दिया है, मकर रेखा। क्या नाम दिया है, मकर रेखा, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तर में जो रेखा है उसे कर्क रेखा बोलते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिण में जो रेखा है उसे क्या बोलते हैं, मकर रेखा। इसी तरह 66.5 डिग्री नॉर्थ में क्या है, आर्कटिक रेखा और 66.5 डिग्री साउथ में क्या है, अंटार्कटिक रेखा। अब कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है ना। तो अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है वो टोटल कितनी है, 181। अब 181 क्यों है, टोटल 90 अक्षांश रेखाएं ऊपर हैं और टोटल 90 कितनी है नीचे, तो टोटल क्या हो गया 180। और जो भूमध्य रेखा हम उसे भी काउंट करेंगे क्योंकि वो भी क्या है, एक अक्षांश रेखा है। तो टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, 181 है ना। फिर क्या बोला, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो हमेशा बराबर होती है, चाहे हम ऊपर बढ़ते जाएं या नीचे बढ़ते जाएं। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। तो वो दूरी कितनी है, 111.13 किलोमीटर। अब क्या है, अक्षांश रेखाओं का जो तापमान है वो हमेशा क्या होता है, समान होता है। चाहे कोई सी भी अक्षांश रेखा हो उसका जो तापमान होगा वही दूसरी अक्षांश रेखा का भी तापमान होगा। अब जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, क्या है, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसको क्या बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा। क्या बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा। क्या है, जो देशांतर रेखा है उसका संबंध किससे है, समय से माना जाता है। किससे माना जाता है, समय से, है ना। जब कभी भी हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है जिसके कारण क्या होता है, दिन परिवर्तन होता है। तो क्या होता है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, एक चक्कर पूरा करना मतलब 360 डिग्री घूमती है ना। तो जैसे देशांतर रेखा ऐसी घूमी तो एक दिन में टोटल वो कितने डिग्री घूमती है, 15 डिग्री। कितना, 15 डिग्री। तो इससे ही हम क्या है, टाइम का मेजरमेंट करते हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय समय सीमा है वो हमने क्या मानी है,
5.5 डिग्री। क्या माना है? 5.5 डिग्री। 22 अक्टूबर को वाशिंगटन डीसी में 22 अक्टूबर 1884 में वाशिंगटन डीसी में एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी हुई थी। कहाँ पे हुई थी? लंदन के ग्रीनविच में। कहाँ पे हुई थी? लंदन में एक शहर है ग्रीनविच, वहाँ पे यह अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी हुई थी, जिसमें वहाँ पे एक 60 डिग्री वेधशाला से गुजरने वाली एक रेखा है, देशांतर रेखा, जिसे हमने क्या माना है? प्रधान मध्याह्न माना गया। अगर भारत में पूछें कि समय की रेखा कहाँ से गुजरती है, तो इलाहाबाद के नैनी से। कहाँ से? इलाहाबाद के नैनी से, जो कितनी है? 82.5 डिग्री। कितनी है? 82.5 डिग्री, है ना। तो ये हमने अक्षांश रेखाएं पढ़ी, देशांतर रेखाएं पढ़ी, भूमध्य रेखा पढ़ी, कर्क रेखा पढ़ी, मकर रेखा पढ़ी, है ना। तो हम आज का टॉपिक अपना यहीं कंप्लीट करते हैं। ओके स्टूडेंट, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।